प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आपको 10वीं कक्षा के पहले ही अध्याय में एक प्रमेय देखने को मिलेगी, प्रमेय 1.3। इस चीज़ को आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। ये वीडियो कॉन्सेप्ट पर आधारित 10वीं क्लास की तीसरी वीडियो है। इस प्रमेय को समझने से पहले हमको प्रमेय 1.2 को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट वाली दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ये तीसरी है, इसके पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना। अब हम आते हैं इसकी उत्पत्ति पर, और इसकी उत्पत्ति हम विरोधोक्त विधि द्वारा करेंगे। इस विधि के अंतर्गत हम √2 को उल्टा मान लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमको दिखाना है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो हम √2 को परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ से करते हैं इसकी शुरुआत, विरोधोक्त द्वारा उत्पत्ति। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब हमने √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया है, तो परिमेय संख्या को तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ तो हमको पता है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, तो हम इसको लिख लेते हैं। अतः √2 = P/Q, जहाँ पे P और Q क्या है, P और Q सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, और Q ≠ 0। कुछ बच्चों को Q ≠ 0 तो समझ में आ गया है, लेकिन ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम पहले सहअभाज्य संख्या को समझ लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, वो संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं, यानी एक दूसरे के साथ अभाज्य संख्या। जैसे कि दो संख्या हम ले लेते हैं उदाहरण के लिए, 15 और 21। 15 और 21, तो ये दोनों संख्याएं क्या सहअभाज्य हैं? बिल्कुल सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि 15 के गुणनखंड में हमको 3 और 5 मिलेगा, और 21 के गुणनखंड में 3 और 7 मिलेगा। तो इन दोनों के गुणनखंड में ये जो 3 देख रहे हो, ये दोनों के गुणनखंड में कॉमन है। ठीक है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य नहीं हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 आता है, एक के सिवाय कोई और HCF ना आए, वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अगर समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। √2 = P/Q। अब हम इसका वर्ग कर देंगे, सिंपल लिखेंगे, वर्ग करने पर जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो इधर √2 का वर्ग हो जाएगा, और दूसरी तरफ भी P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वर्ग से इसका रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। और इसका जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इधर P² होगा, P²/Q²। अब ये जो Q² है नीचे, ये Q² है, इसको हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। समझ में आया? तो हम इस Q² को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 × Q² होगा, और = में P²। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके आगे हम प्रमेय 1.2 का प्रयोग करेंगे। इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि प्रमेय 1.2 वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, या फिर #2 वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। फिर भी हम यहाँ पर शॉर्ट्स में आपको बता देते हैं कि प्रमेय 1.2 में क्या भला होती है। इस प्रमेय के अंतर्गत यदि कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है, तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। जैसे कि हम मानते हैं कि जैसे एक संख्या यक्स है, यह इस किसी संख्या y² को विभाजित कर रही है। ध्यान देना, यदि यक्स जो है y² को विभाजित कर रही है, तो यक्स जो है ये y को भी विभाजित करेगा। हम एक और उदाहरण से आपको समझाते हैं जिससे आप बेहतर तरीके से समझ सको। तो हम एक संख्या मान लेते हैं 4, अब एक दूसरी संख्या मान लेते हैं 20।
20 का वर्ग इधर अगर करेंगे तो कितना आएगा 400। तो 400 में 4 का भाग देंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, 100 बचेगा। तो प्रमेय 1.2 कहती है कि ये जो 4 है ये इस संख्या को भी विभाजित करेगी। कहने का मतलब इस 4 से चाहे आप किसी संख्या को वर्ग को विभाजित कर दो, यदि उसके वर्ग को विभाजित कर रही है तो वो संख्या भी विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रमेय 1.2 के प्रयोग से। प्रमेय 1.2 का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे इस संख्या में, ठीक है। ये संख्या हम नीचे लिख के दिखा देते हैं, 2 × q² = p², बेहतर तरीके से आप समझ सको। अब देखो ये जो p² है इसको ये 2 तो विभाजित करेगी, क्योंकि इस p² का जब हमने गुणनखंड किया, p² का जब हमने गुणनखंड किया तो 2 × q² प्राप्त हो गया। अब इस संख्या के गुणनखंड में जो भी संख्याएं होती हैं उससे ये संख्या तो विभाजित हो ही जाएगी। तो अब इस p² में ये 2 भी क्या है, गुणनखंड है, तो इसीलिए ये 2 से क्या होगी, ये p² विभाजित होगी। अब जब 2 से ये p² विभाजित हो रहा है तो 2 से p भी तो विभाजित हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने 1.2 में यही बताया। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं कि संख्या 2 किसको विभाजित करेगी, p को विभाजित करेगी। अब आगे बढ़ने के लिए हम एक चीज़ पर और गौर करते हैं। अब जब हमने ये प्रूफ कर लिया है कि संख्या 2 है ये p को विभाजित करेगी, यानी कि 2 का भाग यदि हम p में देंगे तो शेषफल 0 आएगा, इतना तो हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हम एक संख्या r मान लेते हैं कि r चलो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब इस r का गुणा यदि हम 2 में करेंगे तो p के बराबर होगा, ये आपको कक्षा चौथी में ही सिखाया गया है। तो यदि p का हम गुणनखंड करें तो एक गुणनखंड तो हमको 2 मिला है, दूसरा नहीं पता, तो दूसरा क्या मिल जाएगा, हम r मान लेते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अतः p = 2 × एक गुणनखंड तो 2 हमको पता है, दूसरा नहीं पता, तो दूसरे के लिए हम r मान लेते हैं, जहाँ पे r क्या है, r एक पूर्णांक है। अब p का ये जो मान हमको मिला है उसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे समीकरण 1 माना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में p का मान रखने, समीकरण 1 है 2 × q² = p²। अब p² के स्थान पे हम ये p का मान 2r रख देंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2 × q² = p² के स्थान पे 2r हो जाएगा, 2r और होल स्क्वायर तो हो ही जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 × q² = ये 4r² हो जाएगा। अब इस 2 से ये 4 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो आगे क्या बचेगा, q² = r², ये 2 भी बचा है तो ये 2r²। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब इसके आगे हम फिर से प्रमेय 1.2 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 1.2 के प्रयोग से यहाँ पे आप गौर से देखो तो q² के गुणनखंड में 2 भी है और r² भी है। तो जब q² के गुणनखंड में 2 है तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये q² को पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। जब ये 2 जब q² को विभाजित करेगा तो ये 2 q को भी विभाजित करेगा। समझो 2 अगर q² को विभाजित कर रहा है तो ये 2 q को भी विभाजित करेगा प्रमेय 1.2 के अंतर्गत। तो हम लिखते हैं अतः
अतः 2 किसको, Q को भी विभाजित करेगा। अब इसके आगे हम ये लिख सकते हैं Q इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो Q जो है ये 2 को विभाजित कर रहा है, तो विभाजित कर रहा है तो Q के गुणनखंड में 2 होगा, तो Q इक्वल टू 2 इंटू, अब हमको पता नहीं है कि आगे कौन सी संख्या होगी तो हम यस मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने माना था R मान लिया था, यहाँ पे देखो R मान लिया था, इसलिए हम यहाँ पे यस मान लेते हैं, जहाँ पे यस एक पूर्णांक है। तो कॉन्सेप्ट को अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो इसके आगे तो उत्पत्ति समाप्त है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। हिंदी में हमको 2-4 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, इसको हम आपको बेहतर तरीके से पहले समझा देते हैं कि हम क्या लिखने वाले हैं। आपने अगर गौर किया होगा, ध्यान दिया होगा, तो हमने यहाँ पे एक संख्या मानी है √2 इक्वल टू P/Q। यहाँ पे ये इसको देखो, √2 इक्वल टू P/Q माना है। समझने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं √2 इक्वल टू P/Q, जहाँ पे P और Q क्या थी, सहभाज्य संख्या थी। और सहभाज्य संख्या हमने आपको बताया था कि P और Q ऐसी संख्या है कि इन दोनों का कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जबकि हमने अभी उत्पत्ति में क्या देखा कि P इक्वल टू क्या आया है, यहाँ से अगर हम देखें तो P इक्वल टू 2R आया है, ठीक है, P इक्वल टू 2R, P इक्वल टू 2 इंटू R आ गया है, और Q इक्वल टू यहाँ पे आपको सामने दिख ही रहा है, Q इक्वल टू 2 इंटू यस आया है। तो अब आप देखो P और Q का एक कॉमन गुणनखंड मिल गया है हमको, जबकि हमने ऊपर ही मान लिया था कि P और Q क्या है, सह अभाज्य हैं, इनका कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। या फिर दूसरा तरीका बताया था कि P और Q का यदि हम HCF निकालें, HCF तो एक ही आएगा, कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए। यदि आप यहाँ पे देखो तो HCF हमको 2 तो प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है तो 2 आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब हमने P और Q को ऊपर ही सहभाज्य मान लिया है तो इनका कॉमन गुणनखंड हमको कैसे मिल गया, नहीं मिलना चाहिए था। अब ये क्यों मिल गया, क्योंकि हमने ऊपर जो माना है ना वो गलत माना है, समझ गए। अब हमने माना क्या है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अब परिमेय है तो हमने P/Q में लिख लिया। अब हमने इसी चीज़ को गलत माना है, अतः √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो अब वही चीज़ हम हिंदी में लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। प्रिय छात्रों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कुछ लिखा है, क्या लिखा है आइए देख लेते हैं। यहाँ पर PQ का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि PQ सह अभाज्य संख्याएं माना था, अतः हमारी कल्पना के विरुद्ध √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही चीज़ आपको लिखना है। आप अपने अनुसार भी थोड़ा ऊपर नीचे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हूबहू यही चीज़ आप लिखो, बशर्ते आप जो भी लिखो उसका एक मतलब निकलना चाहिए। तो इस तरह की उपपत्ति करने को ही विरोधोक्त विधि कहते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको? यदि आपको सब कुछ क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और यदि आपको कहीं पे समझ में नहीं आया है तो मुझे पता है कि प्रमेय 1.2 में ही आपको समझ में नहीं आया होगा, तो कॉन्सेप्ट #2 वाली वीडियो आप ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मुलाकात होगी आपकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।